नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग करें। साथ ही आपको याद दिला दें कि कुछ नई मर्चेंडाइज जयपुरी कुर्तों के रूप में लॉन्च हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के नहले पर राष्ट्रपति महोदया का दहला चल गया है और वो जो दहला चला है उससे काफ़ी लोगों को परेशानी है। परेशानी इतनी है कि आप ये देखिए कि MK स्टालिन वो चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से कि साहब ये क्या हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जा रहा है। यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 143(1) के अंतर्गत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, वो करना भी अब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया है। यानी कि स्टालिन जो कहे वो सही, बाकी ना खाता ना बही ना संविधान, कुछ भी नहीं। वाह भाई वाह, ज़ोरदार लॉजिक है। और उनका जो वो पूडल है N राम, दी हिंदू का मैनेजिंग एडिटर, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। चलिए देखते हैं कि भाई बाकी जो है हमारे राहुल गांधी एंड कंपनी वो क्या बोलते हैं। अभी तो वो बुरी तरह से शॉक में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तिरंगा यात्रा का क्या करें। उनकी जय हिंद यात्रा थोड़ी बहुत जो बात कर रहे थे वो तो पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन ये रेफरेंस होता क्या है? जो निर्णय दिया गया था जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस महादेवन द्वारा, वो निर्णय एक ऐसी पिटिशन पर दिया गया था जो कि लगाई गई थी एज अ रिट पिटिशन। आर्टिकल 32 में रिट पिटिशन लगा दी गवर्नर के पावर के विरुद्ध, और उसमें उन्होंने एक आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, अब आर्टिकल 142 क्या है? संविधान का आर्टिकल 142 यह बताता है कि भाई किसी भी केस में यदि पूरा जस्टिस करना हो तो फिर कुछ ऐसी जो बातें जो हैं जो रिलीफ में नहीं हो, जो प्रेयर नहीं भी हो, वो भी उसमें ग्रांट की जा सकती हैं कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। और ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है। कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि इस आर्टिकल 142 का काफ़ी दुरुपयोग कतिपय बेंचेस द्वारा किया जा रहा था। अब यहाँ तो आर्टिकल 142 में सारी हदें पार कर दी हमारे जो ये जज साहबान थे। विषय क्या था? विषय पहले आप पे बता देता हूँ। विषय ये था कि संविधान के आर्टिकल 200 में जो गवर्नर के पास में उनके असेंट के लिए, यानी उनकी स्वीकृति के लिए जो विधानसभा में पास जो भी बिल्स होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके ऊपर उनको कुछ डिस्क्रिशन है, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। और वो डिस्क्रिशनरी पावर ये है कि वो अपनी असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर उस बिल को वापस लौटा सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, और या तीसरा उसमें यह है कि उसको वो रिज़र्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, यदि उनको ये लगे कि भाई ये जो बिल जो आ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है या फिर किसी जो सेंटर की जो डोमेन है उसमें कहीं से किसी प्रकार से इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। इसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं। अब जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब थे उन्होंने कुछ इस प्रकार के जो बिल्स थे वो रिज़र्व किए हुए थे, और रिज़र्व करने के बाद में फिर ये निर्णय आया कि साहब कि ये आप जो है यदि आप इसको विदहोल्ड करके इसको आपको वापस भेजना पड़ेगा, इसको आपको रिटर्न करना है। उन्होंने रिटर्न किए, तो जब उन्होंने रिटर्न किए और उसके बाद वापस आए तब उन्होंने उसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिज़र्व कर लिया। तो इसको लेके तमिलनाडु सरकार जो है वो सीधे के सीधे आ गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 32 यानी कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एडमिट कर लिया। अब वो रिट जुरिस्डिक्शन है या नहीं ये भी एक बिंदु है। अब प्रेसिडेंट महोदया ने फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये निर्णय दे दिया कि साहब उसमें उन्होंने टाइमलाइन सेट कर दी कि इतने दिनों में आपको ये निर्णय देना पड़ेगा। और
न केवल यह किया, ये कह दिया कि साहब कि प्रेसिडेंट को भी 90 दिन के अंदर इसे डिसाइड करना पड़ेगा यदि उनको जो है वो रेफ़र किया गया है। फिर ये कह दिया कि प्रेसिडेंट को भी ये जो निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ के करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या किया कि ये कह दिया कि साहब कि ये 200 दिन चूँकि ये जो समय सीमा है वो पार हो चुकी है, इसलिए हम ये ग्रांट करते हैं कि बिना गवर्नर के सिग्नेचर के इसको जो है बिल्स को ये डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाए, डीम्ड एसेंट मान ली जाए, और उसको लेके उसी हिसाब से वो गजट नोटिफिकेशन हो गया। तो पूरी तरह से एक तरह मैं तो कहूँगा कि संविधान की हत्या की, 142 के माध्यम से पूरे संविधान को बदल दिया गया। जो पार्लियामेंट की पावर है वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर ली। अब राष्ट्रपति महोदया ने क्या किया, ये दूसरा इसका जो उपचार होता है वो ये कि आप रिव्यू में जाइए। अच्छा, इसमें एक और भी है कि साहब एक धारा 145 है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये कहती है कि यदि कोई सब्सटेंशियल डिसीजन, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसको आपको 5 जजेस की बेंच को रेफ़र करना है। भाई साहब ने अपने आप ही सारा निर्णय करा के और पूरा संविधान को बदल के और ऐसी तैसी करके और उसको कर दिया कि जैसे कि बिल्कुल कोई तानाशाह हो। राष्ट्रपति महोदया ने क्या किया कि राष्ट्रपति महोदया के पास रेफरेंस करने का अधिकार है और वो रेफरेंस मिनिमम 5 जजेस की बेंच के द्वारा सुना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील तो होती नहीं, रेफरेंस होता है। तो राष्ट्रपति महोदया ने एक लंबा चौड़ा रेफरेंस से इनके माथे मार दिया सुप्रीम कोर्ट के। उसमें 14 बिंदु हैं और वो जो 14 बिंदु हैं वो मैं साथ में लगा देता हूँ जिसको आप पढ़ लें। कि में मुख्य ये है कि भाई 14 बिंदुओं में ये माननीय राष्ट्रपति महोदया सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी पावर है जो आप समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। फिर ये बताइए कि ये जो पावर्स हैं गवर्नर की, उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि एड और एडवाइस जो होगी कैबिनेट की उससे गवर्नर बाध्य है। प्रेसिडेंट के लिए तो स्पष्ट लिखा हुआ है, गवर्नर के लिए तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई गवर्नर को वही करना है जो कि कैबिनेट कहेगी? ये तो आपने अपने मनमानी थोप दी। फिर ये कह रहे कि साहब कि एक आर्टिकल 361 है, उसमें ये कहा है कि साहब कि किसी कोर्ट में कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं होगा इन दी एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। तो ये जब सीधा सीधा बार है तब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे सुन लिया? ये पूरा का पूरा केस जो है इस पर सुनवाई ही कैसे कर ली? उनके पास कोई अधिकार नहीं सुनवाई करने का। फिर ये कहा कि जब ये प्रेसिडेंट को आप ये कैसे कह सकते हैं, जब प्रेसिडेंट उसमें पार्टी भी नहीं थे तो आप प्रेसिडेंट को कैसे कह सकते हैं कि आपको समय सीमा के अंदर रहना पड़ेगा? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले? ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की गई है एक तरह से। एक क्या है कि फेडरलिज्म का फिटिश बना दिया गया है। एक बिल्कुल स्पष्ट, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो पता होना चाहिए कि भारत फेडरेशन नहीं है, भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसमें भी स्टेट्स जो हैं उनको यूनियन अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकता है। ये अभी जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाले मामले ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने तय किया था। लेकिन यदि किन्हीं बेंचेस को कुछ देखना ही नहीं है और केवल अपनी मनमानी करनी है तो फिर ये रेफरेंस ही उपचार है। फिर उसके बाद ये भी कह दिया कि भाई आप ये बताइए कि जस्टिसेबल कैसे है ये, आप कैसे जो है सुनवाई कर सकते हैं, आर्टिकल 145(3) का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, और बिना दस्तखत के, बिना गवर्नर के दस्तखत के कोई भी कानून जो है वो नोटिफाई कैसे किया जा सकता है, ये बताइए। फिर आर्टिकल 142 के ऊपर पूरा एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया राष्ट्रपति महोदया ने। उन्होंने कहा कि भाई कि आर्टिकल 142 की जो पावर्स हैं वो प्रोसीजरल लॉ तक सीमित है कि ये जो है वो डायरेक्शन और ऑर्डर पास करके आप संविधान को और कानून को ही बदल देंगे।
ये क्या पावर है। और लास्ट में ये भी पूछ लिया है कि भाई ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध आर्टिकल 131 जिसमें कि सिविल सूट दायर होता है, उसके अतिरिक्त कौन सी पावर है जो आप आर्टिकल 32 में रोज रिट जो है उसको एडमिट कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही उचित निर्णय राष्ट्रपति महोदया द्वारा लिया गया है यूनियन कैबिनेट की सलाह पर, और अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के गले में घंटी बंध गई है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जनता का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। निशिकांत दुबे ने तो वैसे भी यही कह दिया कि भाई मैंने भी तो यही कहा था, मुझ पे क्यों नाराज़गी हो गई, मुझ पे क्यों कंटेम्प्ट और इस तरह की बातें कह दी गई। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ तो कही थी कि भाई आप कौन हैं, ये सब तय करने वाले पार्लियामेंट है। अब राष्ट्रपति महोदया ने पूछ लिया तो क्या राष्ट्रपति महोदया के विरुद्ध भी कंटेम्प्ट जारी हो जाएगी क्या? हो नहीं सकती। राष्ट्रपति महोदया का तो अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, लेकिन कुछ हमारे जो है वो माय लॉर्ड्स उनको ये लगता है कि साहब के सारे अधिकार उन्हीं के पास हैं, वो जैसे चाहें वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, जैसे चाहें वैसे वो आदेश पास कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को आदेश दे सकते हैं, गवर्नर को आदेश दे सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक बार है, आप नहीं दे सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर को किसी प्रकार का आदेश जबकि वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन फिर भी दे दिया। वैसे साहब फेडरेशन है, आप फेडरल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब आर्टिकल 246 से लेके और 256, 257 तक ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। उसमें एक यूनियन लिस्ट है, इसमें एक स्टेट लिस्ट है और उसमें एक कंकरेंट लिस्ट है। और ये जो स्थिति है ये अंग्रेज़ों के समय में भी थी। अंग्रेज़ों के समय में उनका 1935 का जो एक्ट था उसमें भी यही स्थिति थी। तो भाई ऐसी कौन सी बात जो है वो विशेष हो गई जिससे आपने कह दिया कि ये फेडरेशन है? क्या अंग्रेज़ों के समय में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था? तो क्या अंग्रेज़ों के समय में भारत एक फेडरेशन था? स्पष्ट कहा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन का मतलब होता है indestructible union with destructible states, अविनाशी संघ, अविनाशी संघ और विनाशकाय प्रांत। प्रांतों का विनाश हो सकता है, वो बदल सकते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है, उनको बांटा जा सकता है, उनको मर्ज किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। कौन करेगा? यूनियन करेगी। लेकिन किसी भी प्रदेश को यह छूट नहीं है कि वो देश छोड़ के, संघ छोड़ के निकल जाए। भारत संघ से बाहर नहीं निकल सकते आप। अमेरिका नहीं है। कुछ जजेस को ऐसा लगता है कि साहब हम अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में हर प्रांत को यह अधिकार है कि वो फेडरेशन छोड़ दे, यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर पूरा निर्णय लेना पड़ेगा। 5 जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी। अब 5 जजेस की बेंच में कौन कौन से जजेस रहेंगे इस पर भी हम निकट दृष्टि रखेंगे। अब वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो आज मेरे विचार से उसका रिसेस के पहले का अंतिम दिन होगा। इसके बाद तो फिर वो लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे, क्योंकि वो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, तो वो अंग्रेज़ों की तरह से वो लंबी छुट्टी मनाएंगे और उस लंबी छुट्टी में इसकी सुनवाई होगी नहीं, उसके बाद इसकी सुनवाई होगी, तब पता चलेगा क्या होगा। वैसे भी अभी जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं गवई साहब, उनके प्रति लोगों में बड़ा आदर है, क्योंकि वो पूरी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट में क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि साहब कि मेरे बच्चे को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को अगर रिजर्वेशन मिलेगा जो गांव में बैठा हुआ जो है वंचित, उसके हितों का क्या होगा। तो ऐसे प्रगतिशाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रगतिवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह आएगा, लेकिन उनका भी समय जो है वो लिमिटेड है।
वो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो फिर सूर्यकांत जी के पास में ये मुझे लगता है ये जिम्मेदारी आकर पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, इसको लगातार फॉलो करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।